नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं 7th क्लास फर्स्ट लेक्चर हिंदी में। हमारी पुस्तक है अपना व्याकरण और इसके पब्लिशर हैं आर्य पब्लिशिंग कंपनी। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण। भाषा क्या है? जो हम बोलते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं या अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। यदि भाषा न होती तो हम न तो किसी से कुछ सामान मांग सकते, न किसी की बातों को समझ सकते। भाषा के द्वारा ही यह सब संभव है। इसकी परिभाषा है, हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात ग्रहण करने के लिए, अर्थात एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। ये इसकी परिभाषा है इजी वे में। अब इसका उद्देश्य क्या है? भाषा का उद्देश्य है इसका विचारों का आदान प्रदान या संप्रेषण होता है भेजना। कुछ बातें ऐसी होती हैं उनको हम इशारों में बोलते हैं, तो इशारों में अपनी बात को बोलना भाषा नहीं कहा जाता। भाषा तो वह है जो मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है या जिसे मनुष्य बोलता है, वह भाषा कहलाती है। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों द्वारा तरह तरह की आवाज़ें जो निकाली जाती हैं उनको भाषा नहीं कहा जाता। भाषा केवल वही है जो मनुष्य के द्वारा बोली जाए, ध्वनियों के द्वारा। मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ये ध्वनियाँ जिनसे सार्थक शब्दों की रचना होती है, वे भाषा कहलाती हैं। अब आगे देखिए उदाहरण, फसल, सफल, लसफ या सलफ। अब इसमें एक शब्द है हमारा फसल, जो सार्थक शब्द है, इसी को हम भाषा कहेंगे। उसके बाद नीचे बॉक्स में परिभाषा दे रखी है भाषा की ही। भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इनमें से जो भी आपको आसान लगे वह परिभाषा आप याद कर लेना। अब इस भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक या उच्चारित भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा देखिए, भाषा का मौखिक रूप ही प्रमुख रूप माना जाता है। ये सब जानते ही हैं कि जन्म लेने के बाद मनुष्य सबसे पहले बोलना सीखता है। लिखना पढ़ना तो उसको बाद में सिखाया जाता है। तो लिखना पढ़ना जब नहीं आता तो वे अपनी भाषा को सुनकर समझ लेते हैं तथा बोलकर अपनी बात कह देते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि लिखित भाषा की तुलना में मौखिक भाषा प्रमुख है। मौखिक भाषा की सबसे बड़ी क्या कमी है कि यह उच्चारित होते ही समाप्त हो जाती है, यानी जब इसको बोला जाता है तो यह उसी समय समाप्त हो जाती है। इसको हम संजोकर नहीं रख सकते। मौखिक भाषा अस्थायी एवं क्षणिक है, थोड़ी देर रुकने वाली। जब बोलते हैं तब तक रुकी रहती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। तो इसको संजोकर रखने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ी। तो लिखित भाषा क्या है? मनुष्य ने मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह के लिखित चिन्ह विकसित किए और उन लिखित चिन्हों को ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहा गया है, और यह भाषा का स्थायी रूप है। मौखिक भाषा की तुलना में भाषा का लिखित रूप बाद में विकसित हुआ। अब इन दोनों में अंतर देखिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यह भाषा का अस्थायी रूप है, लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है। मौखिक भाषा
भाषा का प्रमुख रूप है और लिखित भाषा भाषा का गौण रूप है। मौखिक भाषा यह उच्चरित होते ही समाप्त हो जाता है। लिखित भाषा यह दीर्घ काल तक बना रहता है, यानी लंबे समय तक बनी रहती है। इससे बच्चा स्वतः सीख लेता, अपने आप ही सीख लेता है। और लिखित भाषा को शिक्षक के द्वारा सीखा जाता है। मौखिक भाषा में क्या है, इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। अब इसके बाद देखिए उपभाषा तथा बोली। भाषा में हिंदी का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि अनेक प्रदेशों में ये हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन सब जगह बोली जाने वाली हिंदी का रूप एक जैसा नहीं है। जिस तरह की हिंदी दिल्ली में बोली जाती है, वैसी गढ़वाल में हिंदी नहीं बोली जाती। जैसे मध्य प्रदेश में बोली जाती है, वैसे बिहार में नहीं बोली जाती। तो बोली क्या कहलाएगी? अब किसे कहेंगे बोली? किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं के प्रभाव से विकसित किसी भाषा के बोलचाल के रूप को बोली कहते हैं। ठीक है। अब और ये बोली क्या है? भाषा की अल्प विकसित रूप है यह। उसके बाद भाषा और बोली में प्रमुख अंतर और क्या है? भाषा का क्षेत्र तो व्यापक होता है और बोली का सीमित। बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। बोली भाषा का वह रूप है जिसका व्यवहार किसी छोटे क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोग करते हैं। उसके बाद देखिए, किसी भाषा की एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं। कुछ बोलियां ऐसी भी होती हैं जिनमें आपस में बहुत अधिक समानता होती हैं और वे उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए मगधी, मैथिली, भोजपुरी में अन्य बोलियों की तुलना में परस्पर अधिक समानता है, इसलिए इनको बिहारी हिंदी उपभाषा क्षेत्र में रखा गया है। इस तरह भाषा की तुलना में उपभाषा का क्षेत्र छोटा पर बोली से बड़ा होता है। उपभाषा का क्षेत्र बोली से बड़ा होता है। अब इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। यहाँ तक आपको पाठ पढ़ना है और इसके इंटरनल क्वेश्चन लर्न करने हैं।